जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पिंड के अंदर अन्य पिंडों को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है। इस क्षमता को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले ग्रह और उपग्रह के बारे में देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह की परिभाषा यानी प्लेनेट की परिभाषा ये होगी कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं यानी प्लेनेट कहते हैं। और सामान्यतया आप जानते हैं कि ग्रहों की संख्या 9 होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो प्लूटो था, प्लूटो की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो इस प्रकार विज्ञान के आधार पर ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है और ज्योतिष के आधार पर तो ग्रहों की संख्या 9 ही है। अब इन ग्रहों में हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो बुध आता है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट होता है और सूर्य के सबसे निकट होने के वजह से ही इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में बुध का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि बुध ग्रह पर किसी जीवन की संभावना नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है शुक्र, जिसको हम वेनस कहा करते हैं। यानी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बुध जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और इसके बाद वेनस यानी शुक्र जो होता है उससे दूरी पर होता है। और फिर उसके आगे बढ़े तो पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से आगे बढ़े तो मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति और फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इस तरह से हम सूर्य से ग्रहों की बढ़ती हुई दूरी को हमने बताया। यानी सूर्य से सबसे नज़दीक बुध होता है और सबसे अधिक दूरी पर प्लूटो होता है। तो ये हम आपको ग्रहों के संबंध में जानकारी दिए। अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है और बुध का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। ये टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपसे कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो ये हमने आपको ग्रह के बारे में बताया और अब मैं आपको उपग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। और अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर काटता है, इसलिए पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। हम आपको बता दें कि इसी तरह से मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। फिर आगे हम बढ़ें तो बृहस्पति के 63 चंद्रमा हैं और ये सबसे अधिक है। बृहस्पति ग्रह पे आप जाएंगे तो आपको 63 चंद्रमा दिखाई देंगे, 63 चंद्रमा दिखाई देंगे जो सबसे अधिक है। इसके बाद शनि के 31 हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 13 हैं और प्लूटो का एक उपग्रह है।
तो इनको हमें अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। उपग्रह जिसको हम नॉर्मली चंद्रमा कहा करते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। और हम आपको बता दें कि सूर्य, ग्रह और उपग्रह इन सबको मिला करके हम कहा करते हैं सौर परिवार। सौर परिवार यानी इनको हम सूर्य का परिवार कहा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य के चारों तरफ वो किस प्रकार से चक्कर काटते हैं, उनका पथ क्या होता है। तो इसके लिए खगोल शास्त्री केपलर ने 3 नियम प्रस्तुत किए जिसे हम ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम कहते हैं। तो ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम 3 हैं और 3 नियमों में जो प्रथम नियम है उसको हम कहते हैं कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहा जाता है। तो कक्षाओं का नियम क्या है, जरा ध्यान से समझिए। प्रत्येक ग्रह, पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। अगर वो इस तरह के पथ पर चक्कर काटेगा तो इसको वृत्ताकार कहेंगे, और जब इस तरह के पथ पर चक्कर काटता है तो इसको हम दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त का यह दीर्घाक्ष कहलाता है, दीर्घाक्ष कहते हैं। और ये है लघुवक्ष, और इसकी 2 नाभियां होती हैं जिसको हम केंद्र कहते हैं। एक नाभि यहाँ होती है, दूसरी नाभि यहाँ होती है। तो इस नाभि को हम यश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको यश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चले हम आपको केपलर के गति संबंधी प्रथम नियम बतलाने जा रहे हैं। और प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम को हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। और ध्यान से देखें, प्रत्येक ग्रह, अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्रह है तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तथा सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक केंद्र पर होता है। सूर्य या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और उस ग्रह जो होंगे वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं। तो इस प्रकार ये प्रथम नियम रहा। और इसके बाद द्वितीय नियम को हम कहते हैं क्षेत्रफलीय वेग का नियम। द्वितीय नियम जो है ये क्षेत्रफलीय वेग का नियम है। और इसको हम समझें, क्षेत्रफलीय वेग का नियम। तो क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या है? हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। देखें, द्वितीय नियम ये है कि अगर कोई ग्रह, सपोज कीजिए यहाँ बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया है और यहाँ पर सूर्य है, तो ए से चल करके जब वह बी पर पहुँचता है और स्मॉल टी टाइम में पहुँचता है, तो उस स्थिति में ग्रह के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होगा। अब मान लीजिए कि वह बिंदु सी से चलना प्रारंभ करे और स्मॉल टी समय, समय हर जगह एक समान है, यहाँ समय टी है तो यहाँ भी समय टी है, तो उस स्थिति में घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होगा। अब सपोज कीजिए कि वह बिंदु ई से
बिंदु F पर पहुंच रहा है और यहाँ जो टाइम है वो स्मॉल t है, तो यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो ये होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं केपलर के द्वितीय नियम को, यानी ग्रहों के गति संबंधी द्वितीय नियम को, जिसे हम क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं। और क्षेत्रफलीय वेग का नियम ये है कि ग्रह जो होते हैं, सब ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं तो समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वह नियत होती है। अब इसके बाद हम तीसरे नियम को देखें तो दूसरा नियम हम यही कह सकते हैं कि ग्रहों का जो क्षेत्रीय चाल होता है, ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत होता है। अब इसके बाद आता है तृतीय नियम। तृतीय नियम को हम कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम। तो परिक्रमण कालों का नियम यानी लॉ ऑफ पीरियड्स। तो परिक्रमण काल किसको कहते हैं जरा ये आप समझें। कोई भी ग्रह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे ही हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो अब परिक्रमण काल को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझें आप जरा ध्यानपूर्वक कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मैं आपको तीसरा नियम बता रहा हूं, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल, और परिक्रमण काल के बारे में हमने बताया कि कोई भी ग्रह जितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी, हम मान लेते हैं सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है परिक्रमण कालों का नियम। अब यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट जुटेगा और ये हो जाएगा आपका KR3। तो ये रहा परिक्रमण कालों का नियम। अब जब जहाँ ज़रूरत इसकी पड़ेगी इसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना होगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखें, जब केपलर ने अपना नियम प्रस्तुत किया तो उसके बाद सन 1686 ईस्वी में वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जैसे अगर एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 अगर मान लें तो चले अब दोनों समीकरणों को हम एक में मिलाते हैं। मिलाने का मतलब जोड़ना नहीं होता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो चले देखें, दोनों को हम मिला दें तो यफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो मिलाने का मतलब ये होता है कि एक ही समीकरण में दोनों समीकरण शामिल हो जाएं, इसको मिलाना कहते हैं। अब देखिए, अब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, और यह सार्वत्रिक इसलिए कहा जाता है कि इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड पे किसी भी ग्रह पे जाए, सूर्य पे रहे, पृथ्वी पर रहे, मंगल पे रहे, बुध पे रहे, बृहस्पति पे रहे, इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसका मान जो होता है वह 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻⁻11। अब हम इसका मात्रक यहीं से निकाल करके आपको बताएंगे। तो चलिए, कैपिटल जी का हम लोग सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डिफिनीशन देखें, मात्रक देखें, बीमा देखें, इन सारी चीज़ों को देखा जाए। तो अब यहाँ से अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये मिल जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपान हो जाएगा m1 m2। अब हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को डिफाइन करेंगे और देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। देखें, अगर m1 और m2 दोनों को हम मान लेते हैं कि यह 1 किलोग्राम है, एकांक द्रव्यमान का है, और r को अगर हम 1 मीटर मान लें तो फिर ये देखें हो जाएगा g इज इक्वल टू एफ। r के जगह पे 1 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी g इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो देखें, एकांक द्रव्यमान, या ऐसे कह लीजिए कि एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही उसके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। अब यहाँ से जरा हम लोग मात्रक देख लें। तो यह बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। m1 द्रव्यमान, m2 भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो m1 का भी मात्रक किलोग्राम, m2 का भी मात्रक किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यानी ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम चाहें तो ऊपर ले जा करके लिख सकते हैं, ये किलोग्राम का -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू निकली है, इसका मात्रक हम लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको आप याद रखे रहिएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI पद्धति में मात्रक है। अब जरा MKS पद्धति में हम मात्रक निकाल दें तो देखें, ये न्यूटन है, आपको मालूम है कि यह बराबर m इंटू ए होता है। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन जो होता है
वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। हम MKS पद्धति में मात्रक निकालने जा रहे हैं, तो न्यूटन के जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और फिर ये है आपका मीटर स्क्वायर, और नीचे रहेगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो किलोग्राम से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए किलोग्राम को ऊपर ले जाए तो किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, और मीटर में मीटर स्क्वायर का गुणा करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये सेकंड है ऊपर ले जाएंगे सेकंड टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो यह MKS पद्धति में मात्रक रहा। अब यहाँ से अगर बीमा हम इसके निकालना चाहें तो देखें, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होती है। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई की बीमा कैपिटल L होती है। तो किलोग्राम इनवर्स है तो M इनवर्स हो जाएगा, और ये मीटर क्यूब है तो L⁻³ हो जाएगा, और सेकंड समय का मात्रक है, समय की बीमा कैपिटल T होती है तो T-2 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा बताई गई M इनवर्स L³ T-3। तो अब इसको आपको अच्छी तरह से तैयार रखना होगा। तो देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई, आपको ग्रह के बारे में बताया गया, उपग्रह के बारे में बताया गया, आपको ये भी बताया गया कि बुध ग्रह का टेम्परेचर क्यों सबसे अधिक होता है, फिर आपको न्यूटन, फिर इसके बाद जो है आपको केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम बताया गया, और फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया गया। ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।